Hello everyone, Hitesh here. Today we're gonna talk about the movie Pirates of the Caribbean: The Curse of the Blackbird, यानी कि समुद्री लुटेरे और ब्लैक पर्ल जहाज का श्राप। कहानी शुरू होती है इंग्लैंड के एक शहर पोर्ट रॉयल से, जहां हम देखते हैं डॉन्टलेस जहाज पर एक लड़की समुद्री लुटेरों का गाना गा रही होती है। तभी पीछे से बिग्स आता है और उस लड़की को वो गाना गाने से मना करता है। तभी हम देखते हैं जेम्स नॉरिंगटन की एंट्री होती है और वो ये बताते हैं समुद्री लुटेरों का गाना गाना एक बुरी बात है। समुद्री लुटेरे एक बुरे इंसान होते हैं, साथ ही अगर वो मेरे चंगुल में कभी आए तो मैं उन्हें जान से मार दूंगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं गवर्नर स्वान, जिनका नाम होता है वेदरबी स्वान। वो अपनी बेटी एलिजाबेथ स्वान से कहते हैं कि तुम इनकी बातों पर ज़्यादा ध्यान मत दो और जाकर अपने रूम में बैठ जाओ। तभी हम देखते हैं एलिजाबेथ स्वान को समुद्र में डूबता हुआ एक लड़का दिखाई पड़ता है। वो चिल्लाकर सभी को इन्फॉर्म करती है कि समुद्र में एक लड़का डूब रहा है। जहाज के सभी नाविक उस लड़के को वहां से बचाते हैं और अपने जहाज पर लेकर आते हैं। तभी एलिजाबेथ स्वान को उसके गले में समुद्री लुटेरों का एक सोने का सिक्का दिखता है। उसे लगता है कि अगर मैं इन सभी को ये बात बता दूंगी तो सभी इसे जान से मार देंगे, इसलिए वो सोने का सिक्का अपने पास रख लेती है और उस लड़की की जान बचा लेती है। कहानी बढ़ती है यहाँ से 8 साल आगे। अब एलिजाबेथ स्वान बड़ी हो चुकी है। अगली सुबह हम देखते हैं कि उसके पिता मिस्टर बेदरवी स्वान उसके लिए एक अच्छी सी ड्रेस लेकर आते हैं और कहते हैं कि तैयार हो जाओ, आज मैं तुम्हारी शादी की बात करूंगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि विलियम टर्नर, जो वो लड़का था जिसे स्वान ने बचाया था, वो भी अब बड़ा हो चुका है। वो अब एक लोहार है और साथ ही वो एक तलवार को तैयार करके मिस्टर स्वान के घर पर लेकर आता है ताकि वो नॉरिंगटन को वो तलवार गिफ्ट में दे सके। उसी वक्त विलियम टर्नर और स्वान की एक नज़र मिलती है। दोनों को आपस में थोड़ा प्यार हो जाता है, लेकिन मिस्टर स्वान ये देखकर खुश नहीं होते हैं और वो उसे वहाँ से ले जाते हैं। अगले ही सीन में हम देखते हैं कि पोर्ट रॉयल में सभी सैनिक मिस्टर जेम्स नॉरिंगटन का स्वागत करते हैं। साथ ही उनके पदोन्नति पर मिस्टर स्वान उन्हें एक शाही तलवार भी गिफ्ट करते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं हमारे प्यारे जैक स्पैरो की एंट्री होती है। वो अपनी छोटी सी नाव को उस पोर्ट रॉयल के एक छोटे से बंदरगाह पर पार्क कर देता है। तभी वहाँ का मैनेजर आता है और जैक स्पैरो से कहता है कि तुम्हारा नाम क्या है और यहाँ पर अपनी नाव को पार्क करने का 1 रुपया लगता है। तभी जैक स्पैरो उसे 3 रुपये देकर कहता है कि रखो तिगने दाम और भूल जाओ नाम। इस पर वो मैनेजर उसका नाम स्मिथ रख देता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं जैक स्पैरो को एक शानदार जहाज दिखता है जिसका नाम होता है इंटरसेप्टर। वो उस पर जाकर उसे चुराने की कोशिश करता है। तभी वहाँ पर पोर्ट रॉयल के कुछ सैनिक आकर उसे रोक लेते हैं और कहते हैं कि तुम्हारा नाम क्या है, तुम कहाँ से आए हो, तुम्हारा यहाँ पर होना गलत बात है, तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए। तभी जैक स्पैरो बताता है कि मेरा प्लान है कि मैं इस जहाज को चोरी कर दूं और साथ ही टोटूगा शहर में जाकर अपनी धौंस झाड़ूं। सैनिकों को लगता है कि जैक स्पैरो मजाक कर रहा है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि नॉरिंगटन अपनी शादी की बात एलिजाबेथ स्वान से करता है। क्योंकि एलिजाबेथ स्वान ने एक टाइट ड्रेस पहनी होती है, इसकी वजह से वो अपनी सांस को रोक नहीं पा रही होती है और वो बेहोश होकर पानी में गिर जाती है। जैसे ही वो पानी में गिरती है, जैक स्पैरो की नजर स्वान पर पड़ती है और वो उसे बचाने के लिए पानी में कूद जाता है। एलिजाबेथ के पानी में गिरने से उस सिक्के को पानी का स्पर्श महसूस होता है और तभी वहाँ एक जोर का झटका होता है। सभी हैरत में पड़ जाते हैं कि ये जोर का झटका किस वजह से हुआ है। दूसरी तरफ हम देखते हैं जैक स्पैरो एलिजाबेथ को वापस से बंदरगाह पर लेकर आता है, लेकिन वहाँ के सभी सैनिक जैक स्पैरो को पकड़ लेते हैं और उसे जेल में डालने की बात करते हैं। लेकिन तभी एलिजाबेथ कहती है कि इसने मेरी जान बचाई है, हम इसे जेल में नहीं डाल सकते। लेकिन तभी होशियार जैक स्पैरो अपनी गन को एलिजाबेथ पर रख देता है और कहता है कि मुझे यहाँ से जाना है और साथ ही मैं तुम्हारा जहाज भी ले जाऊंगा। वो जैसे ही भागने लगता है तभी सैनिक उसका पीछा करने लगते हैं। जैक स्पैरो छुपकर एक लोहार की दुकान में चला जाता है और अपने हाथ की हथकड़ियां तोड़ने लगता है। तभी हम देखते हैं विल टर्नर की एंट्री होती है और उन दोनों में एक शानदार तलवारबाजी की लड़ाई होती है। उस लड़ाई के चलते हम देखते हैं कि काफी शोर हो रहा होता है। तभी वहां पर पोर्ट रॉयल के सैनिक आ जाते हैं और जैक स्पैरो को पकड़ लेते हैं। रात को हम देखते हैं काफी सन्नाटा छाया होता है क्योंकि उस सिक्के के पानी के स्पर्श से ब्लैक पर्ल जहाज पोर्ट रॉयल में आ जाता है और उन पर हमला करने लगता है। सभी में काफी अफरा तफरी मच जाती है। सभी अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे होते हैं। ब्लैक पर्ल के लुटेरे पूरे पोर्ट रॉयल में फैल जाते हैं और उस सिक्के को ढूंढने लगते हैं। लुटेरों को पता चलता है कि वो सिक्का गवर्नर की बेटी एलिजाबेथ स्वान के गले में है, इसलिए वो उसे अगवा कर वहां से ले जाते हैं। ये बात विलियम टर्नर को पता चलती है अगली सुबह। जब विलियम टर्नर सैनिकों के पास जाकर उसे बचाने की बात करता है तो सैनिक उसे मना कर देते हैं कि ना तो तुम कोई जहाजी हो और ना ही कोई सैनिक, तो तुम उसे कैसे बचा सकते हो। विलियम टर्नर को कोई सेटिस्फैक्शन वाला जवाब नहीं मिलता, इसलिए वो जैक स्पैरो के पास जाता है मदद मांगने के लिए। विलियम जैक स्पैरो से कहता है कि मुझे एलिजाबेथ स्वान को बचाना है। तो जैक कहता है कि मैं तुम्हारी मदद क्यों करूं।
तभी विलियम टर्नर कहता है कि मैं यहाँ से तुम्हें छुड़वाऊंगा, साथ ही तुम्हें एक सुरक्षित जगह पर भी पहुंचा दूंगा। सौदा मंजूर। तभी जैक स्पैरो को उसका नाम सुनकर पता चल जाता है कि वो विलियम टर्नर यानी कि बूटस्ट्रैप का बेटा है। वो उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है और वहां से दोनों मिलकर डॉन्टलेस जहाज को लूटने के लिए आगे बढ़ते हैं। तभी हम देखते हैं कि वहां पर सैनिक आ जाते हैं और दोनों को बंदी बनाने की बात करते हैं, लेकिन जैक स्पैरो काफी होशियार होता है। वो पूरी सेना को उस डॉन्टलेस जहाज पर बुलवाकर वहां से छुपके से निकल जाता है और इंटरसेप्टर जहाज की मदद से वहां से निकल जाता है। क्योंकि इंटरसेप्टर काफी तेज होता है, वो समझता है कि एक इंटरसेप्टर जहाज ही है जो ब्लैक पर्ल का पीछा कर सकता है। वहां से जैक स्पैरो और विलियम दोनों टोटुगा पहुंचते हैं। टोटुगा एक टापू है जो कि नरभक्षियों और समुद्री लुटेरों का बंदरगाह है। वहां पर जाकर हम देखते हैं कि जैक स्पैरो अपने पुरानी साथी गिब्स से मिलता है और उसे बताता है मेरे पास एक प्लान है, उसकी मदद से हम काफी अमीर हो जाएंगे और काफी सोना भी हमें मिल जाएगा। हमें बस मौत की पहाड़ी तक जाना है और उसके लिए मुझे कुछ नाविकों की जरूरत है, क्या तुम मुझे वो दे सकते हो? तभी गिब्स पूछता है कि इस प्लान में और क्या क्या शामिल है। दूसरी तरफ हम देखते हैं हेक्टर बारबोसा को, जो कि ब्लैक पर्ल जहाज का कैप्टन है। वो एलिजाबेथ स्वान से कहता है कि तुम्हारे गले में जो सोने का सिक्का है वो कोट्स खजाने का सिक्का है। एस्टेक के लोगों ने ये खजाना कोट्स को दिया था, मगर एस्टेक के लोग ये मानते थे कि कोट्स एक काफी बुरा आदमी है, उसके जुल्म कम नहीं हो रहे हैं, इसलिए भगवान कोट्स के खजाने पर एक श्राप दे देता है। जो भी उसमें से एक भी सोने का सिक्का चुराएगा उसको जिंदगी भर उसका श्राप भुगतना पड़ेगा। अगले दिन हम देखते हैं जैक स्पैरो एक छोटी सी टीम के साथ में अपने कंपस की मदद से मौत की पहाड़ी के लिए निकलता है। वहां हम देखते हैं हेक्टर बारबोसा ऑलरेडी एलिजाबेथ स्वान के साथ में उस खजाने पर खड़ा होता है। वो एलिजाबेथ स्वान का हाथ काटता है और उसके खून को स्पर्श करवाता है सोने के सिक्के से और वापस से वो सोने का सिक्का उस खजाने में डाल देता है ताकि वो सभी उस श्राप से मुक्त हो सके। उसी वक्त वहां पर जैक स्पैरो विलियम के साथ पहुंचता है और वहां से एलिजाबेथ स्वान को बचा लेता है, मगर हम देखते हैं कि उसके बचाव के चक्कर में जैक स्पैरो वहीं फंस जाता है और वो दोनों वहां से निकल जाते हैं। अगले सीन में हमें ये पता चलता है एलिजाबेथ टर्नर को बताती है कि उन्हें मेरी जरूरत नहीं, उन्हें तुम्हारी जरूरत थी, क्योंकि वो सिक्का जो तुम्हारे पिता लेकर वहां से भागे थे वो उसी को ढूंढ रहे हैं। तभी वहां से विलियम टर्नर उस खजाने की ओर बढ़ता है ताकि वो उस खजाने को पूरा कर सके और साथ ही वहां से जैक को निकाल सके। हम देखते हैं कि विलियम टर्नर उस मौत की पहाड़ी में जैक स्पैरो को बचाने के लिए जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जैक वहां पर बारबोसा के साथ में एक सौदा कर रहा होता है। जैक बारबोसा को बताता है कि अगर तुम इस श्राप से मुक्त भी हो गए तभी भी कोई फायदा नहीं है, वहां पर गवर्नर की पूरी फौज तुम्हें मारने के लिए तैयार बैठी है। इसमें अच्छा यही होगा कि तुम पहले गवर्नर की पूरी टीम का सफाया करो और उसके बाद में इस श्राप को खत्म करो, ताकि तुम्हारे दोनों ही काम हो जाए, साथ ही तुम्हारे पास में 2 जहाज भी हो जाएं, डॉन्टलेस जहाज और ब्लैक पर्ल जहाज। मैं बस यही चाहता हूँ कि उन सभी को खत्म करने के बाद जब तुम श्राप मुक्त हो जाओ तो डॉन्टलेस जहाज तुम रख लो और मुझे ब्लैक पर्ल दे दो। तभी वहां पर विलियम टर्नर आता है और अपनी पूरी टीम के साथ में उन पर हमला कर देता है। हम देखते हैं कि सभी टीमों में काफी खतरनाक लड़ाई होती है तलवारों और बंदूकों के साथ में। साथ ही हम ये भी देखते हैं कि वहां पर जैक स्पैरो उस खजाने में से एक सोने का सिक्का रख लेता है। सोने का सिक्का रखने के पीछे रीजन ये होता है कि अगर उसे कोई तलवार से मार दे तो वो मरे नहीं और साथ ही अपना बदला भी पूरा कर ले, क्योंकि आज से 12 साल पहले बारबोसा हेक्टर ने जैक स्पैरो को एक सुनसान से टापू पर छोड़ दिया था अकेले मरने के लिए, एक बंदूक के साथ में, एक गोली के साथ में। बस जैक स्पैरो अपना वही बदला पूरा करना चाहता था हेक्टर बारबोसा से। उसमें विलियम टर्नर उसकी मदद करता है और वो अपने खून के साथ उस सिक्के को वहीं पटक देता है, जिससे सभी श्राप मुक्त होते हैं और जैक स्पैरो उस आखिरी गोली को हेक्टर बारबोसा को मारकर अपना बदला पूरा करता है। दूसरी पल हम देखते हैं पोर्ट रॉयल में गवर्नर अपनी बेटी की शादी की बात विलियम टर्नर के साथ करते हैं। उसी वक्त हम देखते हैं कि वहां पर जैक स्पैरो को फांसी की सजा हो रही होती है, लेकिन जैक स्पैरो उन सभी को धोखा दे देता है और वहां से पानी में कूद जाता है। उसी वक्त हम देखते हैं कि ब्लैक पर्ल के जहाज पर जो नाविक थे वो वापस से जैक स्पैरो को बचा लेते हैं और जैक स्पैरो फिर से ब्लैक पर्ल जहाज का कप्तान बन जाता है। और इसी के साथ ये स्टोरी यहीं खत्म होती है। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ मुझे लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसका अगला पार्ट मैं जल्दी ही अपलोड करूंगा। Thank you so much for watching this video. Hello everyone, Hitesh here. Today we're gonna talk about the movie Pirates of the Caribbean and the Dead Man Chest. ये समुद्री लुटेरों का दूसरा पार्ट है। कहानी की शुरुआत होती है इंग्लैंड के पोर्ट रॉयल शहर से, जहां हम देखते हैं ईस्ट इंडिया ट्रेडिंग कंपनी के हेड कटलर बैकेट की एंट्री होती है।
वो वहाँ पर 2 डेथ वारंट लेकर आया होता है, जैक स्पैरो और एलिजाबेथ स्वान का। उसे देखकर विलियम टर्नर काफ़ी हैरान होता है और उससे पूछता है कि आखिर एलिजाबेथ ने किया क्या है, तुम इसे क्यों बंदी बना रहे हो। तभी कटलर बैकेट कहता है कि तुम लोगों ने एक पायरेट यानी कि एक समुद्री लुटेरे को छुड़वाने में मदद करी है, इसी वजह से इंग्लैंड के राजा तुम्हें फांसी की सज़ा देना चाहते हैं। अगर तुम इस फांसी की सज़ा से एलिजाबेथ को बचाना चाहते हो तो तुम्हें मेरा एक काम करना पड़ेगा। कटलर बैकेट विलियम टर्नर को एक छोटा सा काम सौंपता है। वो विलियम टर्नर से कहता है कि अगर तुम जैक स्पैरो से उसका कंपास मुझे लाकर दे सको तो मैं इस डेथ वारंट को चेंज कर सकता हूँ। दूसरी तरफ हम देखते हैं जैक स्पैरो की एंट्री ब्लैक पर्ल पर होती है। वो वहाँ पर एक चाबी का नक्शा भी लेकर आया होता है और वो अपनी टीम के सभी साथियों से कहता है कि हमें इस चाबी को ढूंढना है जो कि एक संदूक को खोलेगी और उस संदूक में वो होगा जो हम सभी को माला माल बना देगा। जैक स्पैरो अपने कंपास की मदद से उस चाबी को ढूंढने की काफ़ी कोशिश करता है, लेकिन उसका कंपास काम ही नहीं करता। नॉर्मली जैक स्पैरो का कंपास उसे वो सभी चीज़ें दिखाता है जिसकी उसे इच्छा होती है, मगर उस टाइम उसका कंपास काम नहीं कर रहा होता है। तो वो थोड़ी शराब पीने के लिए अपने नीचे बेसमेंट में जाता है और शराब की बोतल निकालता है। तभी वो देखता है कि वहाँ पर बूटस्ट्रैप यानी कि बिल टर्नर बैठा होता है। काफ़ी साल पहले की बात है जब बिल टर्नर जैक स्पैरो के साथ ही काम किया करता था। बिल टर्नर जैक स्पैरो से आकर कहता है कि डेवी जोन्स तुम्हें ढूंढ रहा है। 12 साल पहले तुमने डेवी जोन्स से अपने मौत के बदले में यहाँ की कप्तानी का एक सौदा किया था और अब 12 साल पूरे हो चुके हैं। डेवी जोन्स तुम्हें पागलों की तरह ढूंढ रहा है। अगर तुम बचना चाहते हो उस चाबी को ढूंढ लो ताकि तुम वो संदूक खोल सको। वहां से जाते जाते बूटस्ट्रैप जैक स्पैरो के हाथ में एक काला निशान दे देता है। ये काला निशान एक ट्रेसिंग सिंबल होता है जिसकी मदद से डेवी जोन्स जैक स्पैरो तक पहुंच सकता था। अगले सीन में हम देखते हैं विलियम टर्नर जैक स्पैरो को ढूंढने के लिए टोटुगा शहर जाता है। वहां से पता चलता है कि जैक स्पैरो किसी डेला मोंटेसा टापू पर है। काफ़ी दिन सफ़र करने के बाद में विलियम टर्नर डेला मोंटेसा टापू पर पहुंचता है। वहां पहुंचकर उसे पता चलता है कि जैक स्पैरो वहां के कबीले का एक सरदार बन चुका है। कबीले के सभी लोग उसे एक राजा की तरह मानते हैं और उसके सारे हुक्म भी मानते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं एलिजाबेथ स्वान बंदूक लेकर कटलर बैकेट के ऑफिस पहुंचती है और उसे जान से मारने की धमकी देती है। साथ ही उससे वो एक सौदा भी करती है कि अगर इस मौत के फरमान पर तुम अपनी मोहर लगा दो कि जैक स्पैरो नहीं मरेगा तो मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगी। कटलर बैकेट बिल्कुल सेम ऐसा ही करता है और वो मौत के फरमान पर अपनी एक मोहर लगा देता है जिसमें साफ साफ लिखा होता है कि आज से जैक स्पैरो को वो नहीं मारेगा और साथ ही एक जॉब पर भी रख लेगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं डेला मोंटेसा टापू के सभी लोग विलियम टर्नर को पकड़ लेते हैं और उसे पकड़कर एक केज में बंद कर देते हैं। उस केज में जैक स्पैरो के पुराने साथी भी होते हैं। कैसे तैसे करके जैक स्पैरो के साथी और विलियम टर्नर वहां से निकलते हैं और जैक स्पैरो को बचाकर भी ब्लैक पर्ल जहाज पर ले आते हैं। सभी के जहाज पर आ जाने के बाद विलियम टर्नर जैक स्पैरो से कहता है कि मुझे तुम्हें कटलर बैकेट ने पोर्ट रॉयल में आने के लिए कहा है। साथ ही उसने मुझे कहा है कि मैं तुम्हारा कंपास भी उसे दे दूं। तभी जैक स्पैरो कहता है कि उसे मेरे कंपास की जरूरत नहीं, उसे उस संदूक की जरूरत है, लेकिन उससे पहले हमें उस संदूक को खोलने वाली चाबी की जरूरत है। उस चाबी को ढूंढने के लिए हमें जाना पड़ेगा टिया टेल्मा के पास में। तभी हम देखते हैं कि पूरा ब्लैक पर्ल जहाज जैक स्पैरो और विलियम टर्नर अपने सभी साथियों के साथ में टिया डेल्मा को ढूंढने के लिए जाते हैं। वहां पर पहुंचने के बाद उन्हें टिया डेल्मा मिल जाती है। टिया डेल्मा उन सभी से कहती है कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो और अगर आए हो तो मेरे लिए मुआवजा क्या है। तभी वहाँ पर जैक स्पैरो अपना ना मारने वाला बंदर उसे गिफ्ट कर देता है और साथ ही उस चाबी की तस्वीर दिखाकर उसे कहता है कि मुझे इस चाबी के बारे में जानना है। तभी टिया डेल्मा बताती है कि ये काफ़ी साल पहले की बात है जब समुद्र में एक ही आदमी बचा था। उसका नाम है डेवी जोन्स और वो एक तरीके का सौदा करता है हर इंसान से, या तो जो मर गया है और या मरने वाला है। वो अपने सौदे में उनसे 100 साल की गुलामी कहता है। उस 100 साल की गुलामी के बदले तुम जो भी उससे मांगोगे वो तुम्हें दे देगा। लेकिन जहाँ तक मैं जानती हूँ तुम्हारा सौदा डेवी जोन्स के साथ में खत्म हो चुका है, तो बताओ तुम मुझसे क्या चाहते हो। तो जैक स्पैरो टिया डेल्मा से अपने बचाव के लिए कहता है। तभी टिया डेल्मा उसे बताती है कि वो 10 साल में सिर्फ और सिर्फ एक बार जमीन पर आ सकता है और वो हमेशा समुद्र में ही रहता है। वो कभी जमीन पर अपने पैर नहीं रख सकता, इसलिए अगर तुम अपनी जान बचाना चाहते हो तो अपने साथ ही रेत ले जाओ, ये तुम्हें जान से बचाएगी। उसी वक्त विलियम टर्नर उसका पता पूछता है तो टिया डेल्मा डेवी जोन्स का पता बताती है। वहां से ब्लैक पर्ल जहाज डेवी जोन्स के जहाज जिसका नाम होता है फ्लाइंग डचमैन की तलाश में निकलता है। काफी सफर के बाद में उन्हें फ्लाइंग डचमैन जहाज मिल जाता है
जैक स्पैरो विलियम टर्नर से कहता है कि अगर कोई तुम्हें वहाँ पकड़ ले तो उन्हें कहना कि वो यहाँ पर जैक स्पैरो का कर्ज उतारने के लिए आया है। थोड़ी देर में हम देखते हैं काफ़ी चालाकी के साथ विलियम टर्नर फ्लाइंग डचमैन जहाज़ पर पहुंचता है, जहां पर उसकी मुलाकात डेवी जोन्स से होती है। डेवी जोन्स उससे कहता है कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो? तो विलियम टर्नर कहता है कि मुझे जैक ने भेजा है, मुझे यहाँ पर भेजकर अपना कर्ज उतरवाना चाहता है। डेवी जोन्स उस पर काफ़ी गुस्सा होता है क्योंकि डेवी जोन्स पानी का एक टाइप का देवता होता है, इसलिए वो झटके से ही अपने फ्लाइंग डचमैन जहाज से ब्लैक पर्ल जहाज पर आ जाता है और आकर जैक स्पैरो को पकड़ लेता है। जैक स्पैरो उससे कहता है कि तुम मुझे छोड़ दो क्योंकि मेरी कीमत काफ़ी ज़्यादा है। तो डेवी जोन्स उससे पूछता है कि तुम्हारी कीमत क्या है? तुम्हारी कीमत तो 100 आदमियों के बराबर होनी चाहिए, तो इसलिए अब एक आदमी से मेरा कुछ भी नहीं होगा, तुम्हें 3 दिन में मेरे पास में 100 आदमी लेकर आने होंगे। ये कहकर डेवी जोन्स अपने हाथ का शराब जैक स्पैरो से निकाल देता है और उसे 3 दिन की मोहलत देता है ताकि वो उसके लिए 100 आदमियों का जुगाड़ कर लेकर आ सके। इसी के चलते जैक स्पैरो अपने साथी गिब्स के साथ में टोटुगा टापू पर पहुंचता है, जहां वो 100 आदमियों को जुटाने में लगे होते हैं, लेकिन उन्हें सिर्फ 4 आदमी मिलते हैं, जिसमें से कॉमोडोर नॉरिंगटन भी शामिल होता है। टोटुगा टापू में उन्हें एलिजाबेथ स्वान भी मिलती है। जैक स्पैरो उसे भी अपने दल में शामिल कर लेता है, साथ ही उसे ये बताता है कि मेरा एक कंपास है जो कि अब काम नहीं कर रहा। नॉर्मली मुझे चाबी ढूंढनी है, लेकिन वो चाबी उस डेवी जोन्स के पास में है। साथ ही डेवी जोन्स के पास में तुम्हारा मंगेतर यानी कि विलियम टर्नर भी है। अगर तुम विलियम टर्नर को बचाना चाहती हो तो इस कंपास को पकड़ो, जिससे ये तुम्हारी मदद करेगा। ये कंपास हमेशा हमें हमारी इच्छाओं को दिखाता है। तुम्हें विलियम टर्नर की इच्छा है और मुझे उस चाबी की। तभी एलिजाबेथ स्वान उस कंपास को उठाती है तो वो उसको सही दिशा बताता है कि डेवी जोन्स का जहाज कहाँ है। दूसरी तरफ फ्लाइंग डचमैन जहाज पर हम देखते हैं कि विलियम टर्नर को अपने पिता विलियम टर्नर का पता चलता है। वो भी उस जहाज पर 12 सालों से कैद थे और अपनी गुलामी की सजा काट रहे थे डेवी जोन्स की वजह से। विलियम अपने पिता विलियम से पूछता है कि मुझे उस चाबी का पता कैसे लगेगा। तभी वहाँ दीवार से एक स्मिथ नाम का एक आदमी निकलता है और उसे कहता है कि डेवी जोन्स हमेशा उस चाबी को अपने पास रखता है। अगर तुम उस चाबी को पाना चाहते हो तो उसके बदले में तुम्हें कुछ बड़ा रखना पड़ेगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं जहाज के नाविक एक छोटा सा गेम खेल रहे होते हैं, जिसमें वो दाव पर अपनी जिंदगी के 10 साल या 15 साल लगाते हैं। उसी गेम को देखकर विलियम टर्नर वहाँ पर पहुँचता है और उनसे कहता है कि मैं भी ये गेम खेलूंगा। तभी वो नाविक पूछते हैं कि तुम्हारा दाव किसके खिलाफ है? तो वह नाम लेता है डेवी जोन्स। जैसे ही डेवी जोन्स अपना नाम सुनता है वो उस खेल को खेलने के लिए वहाँ पर आ जाता है। दोनों में शर्त लगती है और दोनों पूछते हैं कि आपस में कौन क्या क्या लगा रहा है। तभी वहाँ पर विलियम टर्नर डेवी जोन्स से कहता है कि वो अपनी ज़िंदगी दाव पर लगाएगा। विलियम टर्नर डेवी जोन्स से कहता है कि अगर तुम इस खेल को मेरे साथ खेलना चाहते हो तो तुम्हें वो चाबी दाव पर लगानी पड़ेगी जिसकी मुझे ज़रूरत है। पहले तो डेवी जोन्स सोचता है कि वो ये खेल खेले या नहीं खेले, लेकिन आखिरकार वो इस खेल में बैठ ही जाता है। दोनों में आपस में दाव लगते हैं और वो अपने अपने पासे खोल कर देखते हैं। तभी वहाँ पर विलियम टर्नर को पता चलता है कि उसके पासों में कम दाव है। तभी वहाँ पर बूटस्ट्रैप भी आ जाता है और अपने दावों को लगाकर बैठकर खेलने लगता है। तभी उसे पता चलता है कि उसके दाव भी कम लगे हैं। तभी डेवी जोन्स को लगता है कि ये दोनों चीटिंग कर रहे हैं और वो उनके पास से खोल कर देख लेता है। तभी उसे पता चलता है कि इनकी चीटिंग मेरे ऊपर नहीं चलेगी और वो इस खेल को वहीं बीच में छोड़कर वहाँ से उठ जाता है। रात को बूटस्ट्रैप और विलियम टर्नर दोनों आपस में बात करने लगते हैं कि उसे उस चाबी की ज़रूरत है ताकि वो संदूक को खोल पाए। तभी बूटस्ट्रैप उसे कहता है, इन जहाज के नाविकों का ध्यान भटकाता हूँ और तुम जाकर उस डेवी जोन्स से उसकी चाबी खींच ले आओ। विलियम टर्नर चुपके से डेवी जोन्स के कमरे में जाता है और चालाकी से उसके बड़े बड़े सूंडों में से उसकी चाबी को निकाल ले आता है। अगली सुबह हमें पता चलता है डेवी जोन्स की चाबियों की जगह पर वहाँ पर चाबियों का नक्शा रखा होता है। डेवी जोन्स इससे काफ़ी गुस्सा हो जाता है और सभी जहाज के नाविकों को कहता है कि फटाफट से इलाकुसा टापू पर चलो, जहाँ पर वो संदूक पड़ा है, हमें उसकी सुरक्षा की ज़्यादा जिम्मेदारी है। उसी वक्त हम देखते हैं कि पूरा का पूरा जहाज इलाकुसा टापू की ओर निकल जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं एलिजाबेथ स्वान के पास में जो कंपास होता है वो विलियम टर्नर की ओर इशारा करता है, क्योंकि विलियम टर्नर उस जहाज पर होता है और वो इलाकुसा टापू पर जाते हैं। इसलिए एलिजाबेथ जैक स्पैरो के साथ में इलाकुसा टापू पर पहुंचते हैं। क्योंकि ब्लैक पर्ल जहाज समुद्र का सबसे तेज चलने वाला जहाज होता है, इसी वजह से एलिजाबेथ और जैक स्पैरो उस इलाकुसा टापू पर सबसे पहले पहुंचते हैं और जाकर उस संदूक को ढूंढने लगते हैं। तभी वहां पर विलियम टर्नर आ जाता है। जैक स्पैरो, विलियम टर्नर और साथ ही कॉमोडोर नॉरिंगटन, उन तीनों के बीच में उस संदूक को लेकर लड़ाई होती है। नॉरिंगटन चाहता है कि कटलर बैकेट को वो इस संदूक को पहुंचा दे और अपनी पुरानी जिंदगी वापस पा ले।
वहीं पर जैक स्पैरो उस संदूक को इसलिए पाना चाहता था ताकि वो डेवी जोन्स से अपनी ज़िंदगी वापस से मांग सकें। उसी वक्त विलियम टर्नर उस संदूक को इसलिए पाना चाहता था ताकि वो अपने पापा की रिहाई करवा सके उस डेवी जोन्स के जहाज़ की गुलामी से। तीनों में आपस में काफ़ी एक शानदार तलवार की लड़ाई होती है। उसी वक्त हम देखते हैं कि वहाँ पर 10 साल पूरे हो चुके होते हैं डेवी जोन्स के, और वो अपने सभी नाविकों को संदूक को वापस लाने के लिए उन्हें इलाकूसा टापू पर भेजता है। उसी वक्त हम देखते हैं जैक स्पैरो संदूक को लेकर वहां से भाग जाता है और चाबी से उस संदूक को खोलकर उसमें से डेवी जोन्स का दिल निकालकर अपने रेत के बर्तन में उसे डाल देता है। वहां से जैक स्पैरो भागने की कोशिश करता है, लेकिन नॉरिंगटन वहां पर उसे आकर रोक देता है। जब उन दोनों की लड़ाई चल रही होती है तब नॉरिंगटन उस रेत के बर्तन को खोल के उसमें से दिल निकालकर अपने पास रख लेता है और वहां से भाग जाता है। थोड़ी देर में हम देखते हैं कि जैक स्पैरो विलियम टर्नर के साथ में एलिजाबेथ के साथ ब्लैक पर्ल जहाज पर पहुंचता है। डेवी जोन्स का दिल चुराए जाने पर डेवी जोन्स काफी गुस्सा होता है और वो समुद्र के राक्षस क्रैकन को उनके पीछे छोड़ देता है। क्रैकन को आता देखकर ब्लैक पर्ल के सभी नाविक वहां से एक बड़ी नाव में निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन जैक स्पैरो वहीं पर रह जाता है और जैक स्पैरो कहता है कि तुम सब यहाँ से चले जाओ, इसको यहाँ से मैं देखूंगा। उसी वक्त हम देखते हैं एक बड़ा सा जानवर जिसका नाम क्रैकन है वो आकर ब्लैक पर्ल पर हमला कर देता है, पूरे ब्लैक पर्ल जहाज को तोड़ देता है और साथ ही जैक स्पैरो को खा जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कॉमोडोर नॉरिंगटन उस डेवी जोन्स के दिल को लेकर के कटलर बैकेट के पास पहुंचता है। तभी हम देखते हैं ब्लैक पर्ल के सभी नावी जहाजी वापस से टिया डेल्मा के पास पहुंचते हैं और उसे ये बताते हैं कि इस जंग में जैक स्पैरो ने अपनी जान गंवा दी है, मगर हमें उसकी कमी काफ़ी खल रही है, क्या कर सकती हो आप उसे बचाने के लिए। तभी वहाँ पर टिया डेल्मा उनसे कहती है कि तुम्हें मौत के अंतिम छोर तक जाना पड़ेगा जैक स्पैरो को बचाने के लिए, मगर उस मौत के अंतिम छोर तक जाने के लिए तुम्हें एक नाविक की ज़रूरत पड़ेगी, एक कप्तान की ज़रूरत पड़ेगी। तभी हम देखते हैं वहाँ पर इस मूवी के पुराने विलन यानी कि हेक्टर बारबोसा की एंट्री होती है और यहाँ पर ये मूवी ख़त्म होती है। आपको ये मूवी कैसी लगी प्लीज़ मुझे लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस मूवी का थर्ड पार्ट मैं जल्दी ही अपने चैनल पर अपलोड करूँगा। Thank you so much for watching this video. Hello everyone, Hitesh here. Today we're gonna talk about the movie Pirates of the Caribbean at World's End. एंटायर पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन की सीरीज़ में ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट पार्ट है, और ये मेरा फेवरेट पार्ट क्यों है इसका जवाब मैं आगे आपको इस वीडियो में दूंगा। इस कहानी की शुरुआत से पहले मैं चाहता हूँ कि आपको बीते हुए 2 पार्ट्स का एक शॉर्ट एक्सप्लेनेशन दे दूँ, ताकि अगर मेरे चैनल पर कोई नया सब्सक्राइबर आया हो तो उसको बीते सभी पार्ट्स का एक शॉर्ट एक्सप्लेनेशन मिल जाए और उसके सारे डाउट्स क्लियर हो जाए। सारी कहानी की शुरुआत होती है एक जुल्मी शासक जिसका नाम है कोट्स। कोट्स के पास में भगवान की दी हुई एक तलवार होती है जिसकी मदद से वो एस्टेक के लोगों पर जुल्म ढाता है और साथ ही उन्हें बंदी भी बनाता है। एस्टेक के लोग इस पर काफ़ी परेशान होते हैं, इसलिए वो हर साल कोट्स को एक खजाना पहुंचाते हैं, लेकिन कोट्स की नीयत खराब होती है। खजाना लेने के बाद भी वो एस्टेक के लोगों पर अपना जुल्म चालू रखता है और उन्हें बंदी बनाता रहता है। भगवान को इस पर काफ़ी गुस्सा आता है, इस वजह से भगवान उस खजाने पर एक श्राप लगा देते हैं। श्राप के तहत ये बताया जाता है कि जो भी इस खजाने को छुएगा वो श्रापित हो जाएगा। हालांकि वो अमर तो हो जाएगा, लेकिन उसे किसी भी चीज़ का एहसास नहीं होगा, वो कोई भी चीज़ महसूस नहीं कर पाएगा। साथ ही चांदनी रात में वो भूत भी बन जाएगा। काफ़ी सालों के बाद इस खजाने का पता जैक स्पैरो और हेक्टर बारबोसा को लगता है। दोनों इस खजाने को चुराने के लिए मौत की पहाड़ी पर जाते हैं और इसे चुराने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस खजाने की चकाचौंध को देखकर हेक्टर बारबोसा के मन में लालच आ जाता है और वो धोखाधड़ी से जैक स्पैरो को फंसाने की कोशिश करता है। वो जैक स्पैरो को एक वीरान से टापू पर फंसा देता है और साथ ही एक बंदूक और एक गोली के साथ में उसे मरने के लिए वहीं छोड़ देता है। चुराए गए खजाने को हेक्टर बारबोसा अपने सभी नावी जहाजियों में बांट देता है और अय्याशी करने के लिए उन्हें छोड़ देता है। तभी हमें पता चलता है कि जहाज़ पर एक आदमी होता है जिसका नाम होता है बूटस्ट्रैप। लोग उसे बिल टर्नर के नाम से भी बुलाते हैं। बूटस्ट्रैप को जब ये बात पता चलती है कि हेक्टर बारबोसा ने जैक स्पैरो के साथ धोखाधड़ी करी है, तो वो उस खजाने में से एक सोने का सिक्का चुरा कर अपने बेटे को दे देता है, ताकि वो खजाना कभी पूरा ना हो सके और वो श्राप कभी खत्म ना हो सके। थोड़े ही समय बाद जब उस खजाने को खत्म करने के बाद उन सभी नावी जहाजियों को लगता है कि हम श्रापित हो चुके हैं, हमें कुछ भी चीज़ का एहसास नहीं हो रहा, हम कोई भी चीज़ महसूस नहीं कर पा रहे, तो वापस से उस खजाने को जुटाने की कोशिश करते हैं। लेकिन तभी हेक्टर बारबोसा को पता चलता है कि उसमें से एक सोने का सिक्का बिल टर्नर ने अपने बेटे को दे दिया है और वहाँ से भगा दिया है। इस बात पर गुस्सा होकर वो
बिल टर्नर को तोप के मुंह पर बांधकर उसे पानी के अंदर छोड़ देता है, क्योंकि अब बिल टर्नर भी एक तरीके से अमर होता है, इसलिए वो मर तो नहीं सकता, लेकिन तोप के वजन के कष्ट की वजह से वो काफ़ी दुख सहता रहता है पानी के अंदर। इसलिए वो आखिर में तंग आकर मौत के सौदागर, जिसका नाम होता है डेवी जोन्स, उसके साथ में एक सौदा कर देता है। वो उससे कहता है कि तुम मेरी जान बचा लो और मुझे यहाँ से निकाल दो, इसके बदले में मैं ज़िंदगी भर तुम्हारे जहाज़ पर गुलामी करूँगा। मौत का सौदागर डेवी जोन्स, जिसके पास में एक जहाज़ होता है जिसका नाम होता है फ्लाइंग डचमैन, वो एक ऐसा जहाज़ होता है जो कि समुद्र का सबसे खतरनाक और सबसे तेज़ जहाज़ होता है। उसकी मदद से वो मौत की दुनिया के अंदर इधर उधर आता जाता रहता है, साथ ही समुद्र में मरे हुए सभी लोगों की आत्माओं को दूसरी दुनिया में पहुंचाने का काम करता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अब विलियम टर्नर बड़ा हो चुका है। उसे एक लड़की जिसका नाम है एलिजाबेथ स्वान, उससे प्यार हो जाता है। एलिजाबेथ स्वान ने ही विलियम टर्नर को बचपन में बचाया था, लेकिन उसके गले में वो जो सोने का सिक्का था, जो कि उसे लगता है कि ये समुद्री लुटेरों का है। उसे लगता है कि अगर ये इसके गले में रहेगा तो मेरे पिता गवर्नर और जेम्स नॉरिंगटन इसके इस गले में देखकर उसे जान से मारने की कोशिश करेंगे। इसलिए एलिजाबेथ स्वान वो सिक्का अपने पास में रख लेती है और उसकी जान बचा लेती है। 8 साल बाद जब वो दोनों बड़े हो जाते हैं तो एक दिन गवर्नर अपनी बेटी की शादी की बात जेम्स नॉरिंगटन से करते हैं, क्योंकि उस दिन उसने एक टाइट ड्रेस पहनी होती है। इस वजह से वो सांस नहीं ले पाती और पानी में गिर जाती है। पानी में गिरते ही उस सिक्के को पानी का स्पर्श होता है और इस वजह से ब्लैक पर्ल जहाज फिर से एक्टिव हो जाता है। रात को ब्लैक पर्ल के सभी नामी जहाजी उस सिक्के को पाने की खोज में पोर्ट रॉयल शहर पर हमला कर देते हैं और जो सिक्का यानी कि अब एलिजाबेथ का है, उसे अगवा कर कर उस ब्लैक पर्ल जहाज पर ले जाते हैं। काफ़ी चालाकी के साथ विलियम टर्नर जैक स्पैरो के साथ मिलकर मौत की पहाड़ी पर जाता है और एलिजाबेथ स्वान को बचाने की कोशिश करता है। वो उसमें सफल भी हो जाता है और साथ ही उसे वहाँ से छुड़ा कर ले जाता है। साथ ही वो अपने खून के स्पर्श की मदद से उस खजाने का श्राप भी खत्म करता है और जैक स्पैरो को उसका न्याय भी दिलवाता है। थोड़े ही दिनों बाद हम देखते हैं जैक स्पैरो वापस से अपने काम पर लग जाता है और जहाज़ों को लूटना चालू करता है। एक दिन उसे अपने जहाज़ में विलियम टर्नर मिलता है। विलियम टर्नर जैक स्पैरो से कहता है कि तुमने भी एक बार डेवी जोन्स से 13 साल की कप्तानी का एक सौदा किया था। अब 13 साल कंप्लीट हो चुके हैं और डेवी जोन्स तुम्हें पागलों की तरह ढूंढ रहा है। अगर तुम इससे बचना चाहते हो तो जल्दी से उस संदूक को ढूंढो जिसमें डेवी जोन्स का दिल पड़ा है। अगर तुम्हारे पास में डेवी जोन्स का दिल होगा तो तुम वो सभी काम करवा पाओगे जो तुम करवाना चाहते हो। इसलिए जैक स्पैरो विलियम टर्नर की मदद लेता है और उसे डेवी जोन्स के जहाज पर भेजता है ताकि वो उस संदूक का पता लगा सके। जब विलियम टर्नर डेवी जोन्स के जहाज पर पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि उसके पिता यानी कि विलियम टर्नर भी वहां पर काफी सालों से गुलाम हैं और उसकी गुलामी का वजन ढो रहे हैं। तभी विलियम टर्नर ये डिसाइड करता है कि वो अपने पिता को डेवी जोन्स की गुलामी से रिहा करवाएंगे। विलियम टर्नर काफी चालाकी के साथ में डेवी जोन्स से उसकी चाबी चुराने में सफल हो जाता है और इला कूसा टापू पर जाकर उस संदूक में से उसका दिल निकाल लेता है ताकि वो अपने पिता को रिहा करवा सके। तभी जैक स्पैरो वो दिल छीनने की कोशिश करता है ताकि वो अपनी जिंदगी डेवी जोन्स से मांग सके। उसी वक्त जेम्स नॉरिंगटन भी वहां पर आ जाता है और उन तीनों के बीच में उस दिल को लेकर लड़ाई चलने लगती है। इसी बीच में जेम्स नॉरिंगटन धोखाधड़ी कर कर उस दिल को वहां से भाग कर ले जाता है और जाकर कटलर बैकेट को दे देता है। कटलर बैकेट जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी का हेड है और जो मसालों का व्यापारी है, वो ये चाहता है कि समुद्र से सभी लुटेरे साफ हो जाएं ताकि उसका व्यापार और अच्छा चलने लगे और वो पूरे समुद्र पर अपना शासन चला सके। यहाँ से कहानी की शुरुआत होती है पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन एट वर्ल्ड्स एंड। जैसा कि अभी तक हमने देखा कि कटलर बैकेट के पास में डेवी जोन्स का दिल आ चुका है और वो सभी समुद्र के लुटेरों को मरवाना चाहता है, जिनमें 9 सरदार शामिल है। वो चाहता है कि मेरे रास्ते से एक एक सरदार कम हो जाए ताकि मैं समुद्र पर अपना शासन कर सकूं। दूसरी तरफ हम देखते हैं अपना दिल चुराए जाने की वजह से डेवी जोन्स काफी गुस्सा होता है और वो समुद्र के एक राक्षस जिसका नाम है क्रैकन, उसे जैक स्पैरो के पीछे छोड़ देता है। जैक स्पैरो के पीछे पड़ने की वजह से वो क्रैकन उसके पूरे जहाज ब्लैक पर्ल को तबाह कर देता है, साथ ही उस जैक स्पैरो को भी खा जाता है। जैक स्पैरो को मरता देख काफ़ी दुखी होते हैं, इसलिए वो टिया डेल्मा के पास जाते हैं और उससे मदद मांगते हैं कि हमारे प्यारे कप्तान जैक स्पैरो को वो क्रैकन खा चुका है और वो उसे मौत की दुनिया के अंतिम छोर तक ले जा चुके हैं। क्या आप कुछ कर सकती है ताकि हम जैक स्पैरो को वापस इस दुनिया में ला सकें? तभी टिया डेल्मा कहती है कि मैं तो ये काम नहीं कर सकती, लेकिन ये काम एक नावी जहाज ही कर सकता है, एक कप्तान कर सकता है जिसका नाम है हेक्टर बारबोसा। टिया डेल्मा हेक्टर बारबोसा को जिंदा करती है और हेक्टर बारबोसा उस पूरी टीम को जैक स्पैरो से मिलवाने में जुट जाता है। हेक्टर बारबोसा पूरी टीम को दूसरे समुद्री लुटेरे जिसका नाम है साहू फैंग,
उनके पास लेकर जाता है और उससे कहता है कि क्या तुम मुझे अपना नक्शा दे सकते हो जिसमें दुनिया के अंतिम छोर तक का नक्शा बना हुआ है। हम उसकी मदद से जैक स्पैरो को वापस लाना चाहते हैं। साथ ही हमें एक जहाज़ की भी ज़रूरत है और साथ ही थोड़े नाविकों की भी। अगर तुम ये हमारी मदद कर दो तो हम जिंदगी भर तुम्हारा एहसान मानेंगे। इस पर साहू फेंग उन्हें अपना नक्शा, जहाज़ और कुछ नाविक दे देता है। थोड़े दिनों बाद टिया डेल्मा की मदद से हेक्टर बारबोसा मौत की दुनिया के अंतिम छोर तक पहुंचता है और जैक स्पैरो को बचाने में सफल भी हो जाता है। लेकिन तभी उन्हें ये पता चलता है कि मौत की दुनिया में आना तो काफ़ी आसान है, लेकिन वहाँ से जाना काफ़ी मुश्किल। काफ़ी दिन हो जाते हैं और वो समुद्र में घूमते ही रहते हैं। तभी जैक स्पैरो को पता चलता है, नक्शे में लिखा होता है अपसाइड डाउन। जैक स्पैरो को ये पता चलता है कि सूरज ढल नहीं रहा, सूरज नीचे की ओर जा रहा है। इसलिए वो अपने ब्लैक पर्ल जहाज को पानी में नीचे डुबाने की कोशिश करता है ताकि वो मौत की दुनिया के दूसरे पार पहुंच सके। सभी इस कोशिश में लग जाते हैं और पूरी ब्लैक पर्ल जहाज को पलट देते हैं। इसी वजह से वो उस मौत की दुनिया से बाहर निकल पाते हैं। लेकिन बाहर निकलकर सभी को ये पता चलता है कि कटलर बैकेट डेवी जोन्स के साथ मिलकर समुद्र के सभी 9 सरदारों को मारने में लगा हुआ है। इसलिए 9 सरदार डिसाइड करते हैं कि वो एक जगह पर आकर मीटिंग करेंगे और आगे फ्यूचर में क्या करना है ये डिसाइड करेंगे। इसके बाद समुद्र के सभी 9 सरदार शिप्रेको नाम की एक जगह पर इकट्ठे होते हैं और ये डिसाइड करते हैं कि डेवी जोन्स को हराना इतना आसान नहीं है। इसके लिए हमें समुद्र की देवी कैलिप्सो की मदद लेनी पड़ेगी। कैलिप्सो समुद्र की वो देवी है जिसने डेवी जोन्स को बनाया है। डेवी जोन्स को एक श्राप है जिसमें ये बताया गया है कि डेवी जोन्स 10 साल तक ज़मीन पर नहीं आ सकता। साथ ही वो 10 साल में सिर्फ और सिर्फ एक बार ज़मीन पर आ सकता है जिसमें वो अपनी महबूबा से मिल सकता है, और वो महबूबा और कोई नहीं होती, वो होती है टिया डेल्मा, जो कि कैलिप्सो के रूप में इंसानी शरीर में कैद होती है। सभी 9 सरदार अपने अपने सिक्कों को जमा करके उन्हें जलाते हैं और उसकी भाप उस कैलिप्सो को सुंघाते हैं। इसकी वजह से कैलिप्सो अपने असली रूप में आ जाती है और डेवी जोन्स से लड़ने की बजाय वो वहाँ से रिहा होकर भाग जाती है। तभी सभी ये डिसाइड करते हैं कि अब हमारे पास और कोई सहारा नहीं है और अब हमें ही डेवी जोन्स से खुद लड़ना पड़ेगा। ब्लैक पर्ल जहाज आगे बढ़ता है फ्लैंक डचमैन जहाज से लड़ने के लिए। तभी हम देखते हैं कि दोनों ही जहाज़ों में एक काफ़ी शानदार भिड़ंत होती है। जहाज़ में लड़ते टाइम पानी में एक बवंडर सा आ जाता है और वो बवंडर पानी में दोनों जहाज़ों को घुमाने लगता है। हम वहाँ पर इस मूवी का सबसे शानदार सीन देखते हैं जहाँ पर दोनों जहाज़ घूमते हुए एक दूसरे पर तोप के गोले छोड़ते हैं। साथ ही वहाँ पर बंदूकों और तलवारों की एक बहुत ही क्लासिक फाइट होती है। इसलिए यही रीज़न है कि ये मेरा एंटायर पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन की सीरीज़ में सबसे बेस्ट पार्ट है। लड़ाई में हम देखते हैं कि विलियम टर्नर घायल हो चुका है और वो मरने ही वाला है। तभी एलिजाबेथ ये वादा करती है कि वो उसे मरने नहीं देगी। तब वहाँ पर जैक स्पैरो आता है और डेवी जोन्स का दिल संदूक से निकाल कर विलियम टर्नर के हाथों चीर देता है। इससे ये होता है कि वहाँ पर डेवी जोन्स तो मर जाता है, लेकिन विलियम टर्नर को अपना दिल उस संदूक में रखना पड़ता है, क्योंकि अब विलियम टर्नर फ्लाइंग डचमैन जहाज़ का कप्तान होता है। तो वो जाकर कटलर बैकेट के जहाज़ और उनके सभी साथियों पर हमला कर देता है। इस हमले से वो ये जंग जीत जाते हैं और समुद्र पर वापस से शांति कायम कर देते हैं। तभी हमें ये भी पता चलता है कि इस श्राप के तहत विलियम टर्नर अब सिर्फ 10 सालों में एक बार धरती पर आ सकता है और अपनी महबूबा यानी कि एलिजाबेथ स्वान से मिल सकता है। उन दोनों के बीच में सेक्स भी होता है और 1 साल बाद में उनका एक बेटा पैदा होता है, जिसकी कहानी हमें इसके अगले पार्ट में बताई जाएगी। अगले सीन में हम देखते हैं कि जैक स्पैरो और हेक्टर बारबोसा दोनों वापस से अपने समुद्री लुटेरों के काम पर लग जाते हैं और समुद्र में वापस से तबाही मचाने के लिए तैयार होते हैं। लेकिन तभी पता चलता है कि जैक स्पैरो वो नक्शा लेकर हेक्टर बारबोसा की नाक के नीचे से निकल चुका है और यहीं पर यह कहानी खत्म होती है। गाइस, मैं मानता हूँ कि ये कहानी मैंने थोड़ी स्पीड में ज़रूर बोली है क्योंकि इसके स्क्रीनशॉट मुझसे डिलीट हो गए थे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मुझे लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसका चौथा पार्ट मैं जल्दी ही अपने चैनल पर अपलोड करूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Hello everyone, Hitesh here. Today we're gonna talk about the movie Pirates of the Caribbean on Stranger Tides. ये Pirates of the Caribbean मूवी का चौथा पार्ट है। For more details, you can follow me on Instagram. कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं 2 नाविकों को जिन्हें पानी में से एक डेड बॉडी मिलती है। एक्चुअल में वो दोनों मछुआरे होते हैं और उन्हें मछली की तलाश होती है, लेकिन जब डेड बॉडी उन्हें मिलती है तो वो उसे लेकर स्पेन के राजा के पास जाते हैं। स्पेन के राजा के पास जब वो डेड बॉडी लेकर जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वो जिंदा है और वो उस राजा को बताता है कि वो पहले पोंस डी लियोन जहाज पर जॉब किया करता था। वो वहाँ पर काम किया करता था 200 सालों से।
तब स्पेन के राजा को पता चलता है कि मृत्युंजय अमृत की बात सच है। मृत्युंजय अमृत वो अमृत है जिसे पीने से कोई भी अमर हो सकता है। तभी वो डिसाइड करता है कि वो मृत्युंजय अमृत की खोज में निकलेगा। दूसरी तरफ इंग्लैंड के लंदन राज्य में हम देखते हैं जैक स्पैरो का साथी गिब्स, उसे इंग्लैंड के सैनिकों ने पकड़ लिया है और वो उसे फांसी की सजा देने वाले हैं। तभी वहां पर जैक स्पैरो अपना भेस बदलकर जज के रूप में वहां पहुंचता है और गिब्स को वहां से छुड़ाने की कोशिश करता है। लेकिन थोड़ी ही देर में हम देखते हैं कि इंग्लैंड के सैनिक काफी चालाक होते हैं और वो उन दोनों को पकड़कर इंग्लैंड के राजा के पास पेश करते हैं। इंग्लैंड के राजा के पास पेश होने के बाद में जैक स्पैरो पर यह मुकदमा चलाया जाता है कि तुम यहाँ से कुछ चीज चुरा रहे थे और लोगों को जमा करके एक जहाज पर मृत्युंजय अमृत की खोज में निकलने वाले थे। तभी जैक स्पैरो उन्हें कहता है कि नहीं, मैं किसी मृत्युंजय अमृत की खोज में नहीं जाने वाला था। तभी वो अपने सेनापति को बुलाते हैं और वो सेनापति और कोई नहीं होता, वो होता है हेक्टर बारबोसा। जब जैक स्पैरो हेक्टर बारबोसा को देखता है तो वो कहता है कि तुम तो एक लुटेरे थे, तुम इस फौज में भर्ती कैसे हो गए। तब हेक्टर बारबोसा बताता है कि ब्लैक पर्ल जहाज तबाह हो गया, किसी ने उसे तोड़ दिया, मेरे सारे नाविकों को मार दिया और साथ ही मेरी एक टांग भी ले गया। मैं तुम्हें पकड़कर बंदी बना दूंगा और साथ ही उस मृत्युंजय अमृत का सारा राज भी निकलवा लूंगा। तभी जैक स्पैरो वहां से चालाकी से भाग निकलता है और भागकर एक रेस्टोरेंट में छुपता है। रेस्टोरेंट में जैक स्पैरो के पिता उससे मिलते हैं और वो उसे मृत्युंजय अमृत के बारे में बताते हैं कि मृत्युंजय अमृत को पाने के लिए 3 चीजों का होना बहुत जरूरी है। पहला शाही प्याले, दूसरा जलपरी के आंसू और तीसरा मृत्युंजय अमृत की धारा की कुछ बूंदें। जब तुम्हारे पास ये तीनों होंगी तभी वो इंसान अमृतत्व को पा सकेगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं जैक स्पैरो के भेस में एक लड़की वहां पर जैक स्पैरो बनकर घूमती है और पूरे शहर में एक आतंक सा मचा के रखा होता है उसने। तभी जैक स्पैरो उसे ढूंढ निकालता है और उसे पूछता है कि आखिर तुम मेरे रूप में यहाँ पर क्या कर रही हो और क्या पाना चाहती हो। तो वो लड़की बताती है कि मुझे अमृतत्व की तलाश में जाना है, मुझे मृत्युंजय अमृत को ढूंढना है ताकि मैं अमर हो सकूं। उसी वक्त हम देखते हैं जैक स्पैरो के पीछे से एक तीर का वार होता है और वो बेहोश हो जाता है। अगली सुबह जैक स्पैरो की नींद एक जहाज पर खुलती है। उस जहाज का नाम होता है क्वीन आइन्स रिवेंज। उस जहाज का कैप्टन होता है ब्लैक बियर्ड, जिसे लोग एडवर्ड टीच के नाम से भी जानते हैं। वो एक काफी निर्दय और काफी जुल्मी कप्तान होता है। साथ ही हमें ये पता चलता है कि कोट्स की तलवार जो कि जादुई थी उसके पास में होती है। उस जादू की तलवार की मदद से वो अपने शिप को चलाता भी है और साथ ही अगर उसके खिलाफ कोई बोलता है तो उसे जान से भी मार देता है। वो लड़की जो जैक स्पैरो का भेस बनाकर पूरे शहर में आतंक मचा रही थी वो एक्चुअल में ब्लैक बियर्ड यानी कि एडवर्ड टीच की बेटी होती है और वो दोनों उस मृत्युंजय अमृत की खोज में लगे होते हैं ताकि वो अमर हो सके। हेक्टर बारबोसा को उसका साथी गिब्स मिल जाता है। गिब्स जो कि जैक स्पैरो का कभी साथी हुआ करता था, जैक स्पैरो ने उसे मौत की दुनिया के अंतिम छोर तक का नक्शा दे रखा होता है। हेक्टर बारबोसा गिब्स से कहता है कि अब तुम हमें मौत के अंतिम छोर तक पहुंचाओगे। तभी गिब्स वो नक्शा जला देता है और कहता है कि अब तुम्हें मुझे अपने साथ में ले जाना पड़ेगा क्योंकि अभी सारा नक्शा मेरे दिमाग में है। वहां से हेक्टर बारबोसा की टीम भी मृत्युंजय अमृत की खोज में निकलती है। अब हम देखते हैं कि टोटल 3 टीम्स हैं जो मृत्युंजय अमृत की तरफ निकली है। पहली वो स्पेन के राजा की टीम, दूसरी इंग्लैंड के राजा की टीम और तीसरी ब्लैक बियर्ड की टीम। क्वीन आइन्स रिवेंज जहाज पर जैक स्पैरो को पता चलता है कि वो ब्लैक बियर्ड ही था जिसने ब्लैक पर्ल जहाज को अपने कब्जे में करके उसे बोतल में डाल दिया है। साथ ही वहां पर ऐसे कई और जहाज भी थे जिन्हें ब्लैक बियर्ड ने बोतल में कैद कर अपने पास छुपा कर रखा था। अगले दिन हम देखते हैं कि ब्लैक बियर्ड पूरी टीम को व्हाइट केप खाड़ी की ओर लेकर जाता है। व्हाइट केप खाड़ी वो जगह होती है जहां पर सभी जलपरियां रहती हैं। साथ ही हमें ये भी पता चलता है कि जलपरियां चांदनी रोशनी से काफी अट्रैक्ट होती है। साथ ही अगर जहां म्यूजिक बज रहा हो तो वो उसके पास चली आती है। सेम वैसा ही होता है। ब्लैक बियर्ड कुछ नाविकों को चारा बनाकर चांद की रोशनी में भेजता है और साथ ही उन्हें गाना गाने के लिए कहता है। तभी हम देखते हैं कि वहां पर एक जलपरी आती है और उन्हें अपनी ओर अट्रैक्ट करती है। वहां पर एक नाविक की नजर उस जलपरी पर पड़ती है और वो उससे बात करने के लिए आगे चला जाता है। तभी वो जलपरी उसे पानी में खींचकर नीचे ले जाती है। देखते ही देखते वहां पर कई सारी जलपरी आ जाती हैं और उन नाविकों को नुकसान पहुंचाना चालू करती है। तभी हम देखते हैं कि वहां पर काफी गोलीबारी चालू हो जाती है और उनमें से ब्लैक बियर्ड एक जलपरी को पकड़कर कैद कर लेता है ताकि वो उसके आंसुओं को इकट्ठा कर सके और मृत्युंजय अमृत में मिलाकर अपने आप को अमर बना सके। स्पेन की टीम और इंग्लैंड की टीम दोनों ही अपने जहाजों के साथ में व्हाइट केप खाड़ी की ओर पहुंचती है। तभी ब्लैक बियर्ड जैक स्पैरो से कहता है कि तुम अपने कंपास की मदद से उन 2 प्यालों को ढूंढो। जब वो 2 प्यालों को ढूंढने के लिए जाता है तो उसे पता चलता है सैंडियागो की खाड़ी में एक मरहूम पॉन्से डी लियोन का एक जहाज है जिसमें वो 2 शाही प्याले हैं जिनकी जरूरत ब्लैक बियर्ड, हेक्टर बारबोसा और उस स्पेन के राजा को है।
वो जाकर उसे चुराने की कोशिश करता है, लेकिन वहां पर पहुंचकर जैक स्पैरो को पता चलता है कि यहाँ पर हेक्टर बारबोसा ऑलरेडी आ चुका है। दोनों के बीच में उन दोनों शाही प्यालों के लिए लड़ाई होती है, लेकिन जब वो उस संदूक को खोलकर देखते हैं तो पता चलता है कि उस संदूक में से वो दोनों शाही प्याले गायब हो चुके हैं। स्पेन का राजा उन दोनों शाही प्यालों को उन दोनों से पहले चुरा चुका था। बारबोसा उन स्पेन के जहाजियों का पता लगाता है और जैक स्पैरो को अपने साथ मिलाकर उनसे लड़ने के लिए जाता है। तभी वहां से जैक स्पैरो चालाकी से वो दोनों शाही प्याले चुरा लेता है और ब्लैक बियर्ड के पास पहुंचता है। वहीं हम देखते हैं कि ब्लैक बियर्ड उस जलपरी के आंसू निकलवाने के लिए एक पादरी की जान ले लेता है, लेकिन वो आंसू नहीं निकालती। थोड़ी ही देर में हम देखते हैं ब्लैक बियर्ड को वो पहाड़ी दिख जाती है जहां से मृत्युंजय अमृत की ओर जाने का रास्ता होता है। वो जैक स्पैरो को अपने साथ अंदर लेकर जाता है, लेकिन अंदर जाने पर उन्हें पता चलता है कि वो रास्ता बंद है। तभी जैक स्पैरो उन दोनों प्यालों को उठाता है और एक जोर की टनकार देता है। उस टनकार से वहां का रास्ता खुलता है और सभी वहां से उस रास्ते में से मृत्युंजय अमृत के मंदिर में पहुंचते हैं, जहां वो देखते हैं मृत्युंजय अमृत की धारा बह रही है और उनके पास में वो दोनों प्याले भी होते हैं जिसकी मदद से वो अमीर हो सकते हैं। लेकिन बस एक ही कमी थी कि उनके पास में अब तक जलपरी का आंसू नहीं था। उसी बीच हम देखते हैं हेक्टर बारबोसा की टीम भी वहां उस मंदिर में आ जाती है और ब्लैक बियर्ड की टीम पर हमला कर देती है। उन दोनों के बीच में लड़ाई चल ही रही होती है। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो पादरी जिंदा हो जाता है और जाकर उस जलपरी को बचाने के लिए मदद करता है, लेकिन तभी वहां पर कुछ लोग आ जाते हैं और वापस से उस पादरी को वहां से हटा देते हैं। इस पर जलपरी काफी गुस्सा होती है और उसकी आंख से एक आंसू टपक जाता है। वो लोग उस आंसू को लेकर ब्लैक बियर्ड के पास पहुंचते हैं ताकि वो मृत्युंजय अमृत में वो आंसू की बूंदें डाल सके। तभी हम देखते हैं कि स्पेन की टीम भी वहां पहुंच जाती है। इस पिक्चर में यहाँ पर एक लूप होल है। स्पेन की टीम वहां पर आती है और उस मंदिर को नष्ट करने लगती है। अगर उनको ये मंदिर नष्ट ही करना था तो इतनी मेहनत करके वो स्पेन से यहाँ तक क्यों आई, और साथ ही आकर ये कहती है कि अमर इंसान को सिर्फ और सिर्फ भगवान बना सकता है, इस मृत्युंजय अमृत का कोई अस्तित्व ही नहीं है। दूसरी तरफ हम देखते हैं हेक्टर बारबोसा और ब्लैक बियर्ड के बीच में एक तलवार की क्लासिक फाइट होती है। दोनों आपस में एक दूसरे को मारने की कोशिश करते हैं और दोनों एक दूसरे को मारने में सफल भी होने ही वाले होते हैं, लेकिन तभी वहां पर जैक स्पैरो आ जाता है और वहां से वो दोनों प्याले लेकर भागने की कोशिश करता है। लेकिन उसी बीच हम देखते हैं कि हेक्टर बारबोसा ब्लैक बियर्ड के अंदर अपनी तलवार घुसा देता है और उसे वहीं जान से मार देता है। तब ब्लैक बियर्ड कहता है कि जैक स्पैरो जल्दी से उन दोनों प्यालों के अंदर मृत्युंजय अमृत भरो और उसमें उस जलपरी का आंसू डालो और वो लाकर मुझे दो ताकि मैं अपनी जान बचा सकूं। जैक स्पैरो भाग कर जाता है और उन दोनों प्यालों में मृत्युंजय धारा भरता है और उसमें से एक के अंदर जलपरी का आंसू डालता है। नॉर्मली मृत्युंजय अमृत को प्राप्त करने की एक रस्म होती है। इसमें दो प्याले होते हैं, एक प्याले के अंदर अमृत धारा होती है जिसके अंदर जलपरी का आंसू भी गिराया जाता है और दूसरे के अंदर सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल धारा होती है मृत्युंजय की। इन दोनों प्यालों को दो लोगों को पिलाया जाता है। जलपरी के आंसू वाला प्याला पीने से आदमी अमर हो जाता है और जो नॉर्मल वाला प्याला होता है उसकी अमर भी उसे लग जाती है, लेकिन दूसरा वाला इंसान मर जाता है। जैक स्पैरो उन दोनों प्यालों को बदल देता है और जाकर एंजेलिका से कहता है कि इसमें जलपरी का आंसू है, इसे तुम पी लो। लेकिन ब्लैक बियर्ड जीना चाहता होता है, इसलिए वो दूसरा प्याला खुद पी जाता है। दूसरा प्याला जिसके अंदर जलपरी का आंसू नहीं होता, इस वजह से वो वहीं पर मर जाता है और एंजेलिका अमर हो जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं हेक्टर बारबोसा उस ब्लैक बियर्ड की तलवार को चुरा लेता है, जो कि उस जुल्मी शासक कोर्ट्स की तलवार होती है जादुई। अगले सीन में हम देखते हैं जैक स्पैरो एंजेलिका को उसी सुनसान टापू पर मरने के लिए छोड़ देता है, एक बंदूक और एक गोली के साथ में। वो उसे अपने साथ नहीं ले जाता। नाव में बैठकर जैक स्पैरो आगे निकलता है और उसे एक दूसरे टापू पर गिब्स मिलता है, जो कि क्वीन एंड रिवेंज से उसका ब्लैक पर्ल जहाज और साथ ही कई और भी जहाज वहां से चुरा कर लेकर आया होता है। जैक स्पैरो गिब्स से कहता है कि ये जहाज तो काफी छोटा है, हम इससे अपना ब्लैक पर्ल जहाज कैसे निकालेंगे, इसके लिए हमें किसी जादूगर की जरूरत होगी। और यहीं पर इस पिक्चर का एंड होता है। गाइस, आपको ये मूवी कैसी लगी प्लीज मुझे लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं। इसका पांचवा और लास्ट पार्ट मैं जल्दी ही अपने चैनल पर अपलोड करूंगा। और अगर कुछ शिकायत हो तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पेज पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं और वहां पर अपने कमेंट्स मुझे बता सकते हैं। मैं हमेशा वहां पर ऑनलाइन रहता हूं, तो आपके सारे मैसेज मैं वहां पर रीड जरूर करूंगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक और शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Hello everyone, Hitesh here. Today we're gonna talk about the movie Pirates of the Caribbean, Death Man Tell No Tales. ये समुद्री लुटेरों का पांचवा पार्ट है। जैसा कि चौथे पार्ट में हमने देखा कि विलियम टर्नर अब फ्लाइंग डचमैन जहाज का कप्तान है और कप्तान होने के नाते कि वो मौत की दुनिया में सभी समुद्र में मरे हुए इंसानों को लेकर जाए और उनकी आत्माओं को दूसरी दुनिया में पहुंचाने का काम करे। हालांकि ये काम एक श्रापित काम है और वो इस श्राप से उस फ्लाइंग डचमैन जहाज पर जूझ रहा है।
उसका बेटा हेनरी टर्नर, जो कि अब 8 साल का हो चुका है, वो अपने पिता को श्राप से मुक्त करवाने की पूरी कोशिश करता है। वो समुद्र कुरान का हर श्राप, हर किस्सा, हर मंत्र पढ़ता है और साथ ही उसे पता चलता है कि फ्लाइंग डचमैन जहाज़ की ओरिजिनल एग्जैक्ट लोकेशन क्या है। वो काफ़ी मेहनत के साथ में उस समुद्र में उस लोकेशन को ढूंढ लेता है जहाँ पर फ्लाइंग डचमैन जहाज़ मौजूद होता है। फ्लाइंग डचमैन जहाज़ पर पहुँचने के बाद में उससे उसके पिता यानी कि विलियम टर्नर मिलते हैं। वो अपने पिता से मिलकर काफ़ी खुश होता है और साथ ही उन्हें ये भी कहता है कि मैं आपको इस श्राप से मुक्त करवाऊंगा। तब विलियम टर्नर कहता है कि इस श्राप से निकलने का कोई भी रास्ता नहीं है। तभी वहाँ पर हेनरी कहता है कि एक रास्ता ज़रूर है, वो रास्ता है परम शक्ति का त्रिशूल। परम शक्ति के त्रिशूल से सारे श्राप मिट जाते हैं और इसी की मदद से मैं आपको अपनी दुनिया में वापस लेकर आऊँगा। लेकिन तभी विलियम टर्नर उसे अपना एक ताबीज़ देता है और उसे वहाँ से जाने के लिए कहता है और कहता है कि ये काम कभी नहीं हो सकता, तुम यहाँ से चले जाओ और अपनी जान यहाँ से बचाओ। वहाँ के लोग आते ही होंगे और तुम्हें पकड़ लेंगे और मैं नहीं चाहता कि तुम्हें कुछ भी नुकसान हो। वो हेनरी को अपने गले लगाता है और वापस से ऊपर उसकी दुनिया में भेज देता है। यहाँ से कहानी बढ़ती है 9 साल आगे। अब हेनरी 17 साल का हो चुका है। वो एक मोरेक जहाज़ पर काम करता है। तभी हम देखते हैं कि मोरेक जहाज़ पर कुछ समुद्री लुटेरों का हमला होता है। तो हेनरी उन सभी को कहता है कि ये जहाज़ी हमें शैतानी त्रिकोण की ओर मोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। शैतानी त्रिकोण वो जगह है जहाँ से कोई भी जहाज़ बचकर वापस नहीं आ सकता। तभी वहाँ का कप्तान उससे कहता है कि तुम हमें अब जहाज़ चलाना सिखाओगे, इसे पकड़कर बंदी बना लो और जाकर नीचे कारागार में बंद कर दो। जब उसे कारागार में ले जाया जाता है तो वहाँ पर एक बूढ़ा आदमी होता है जिसे जैक स्पैरो की तस्वीर दिखाई देती है। वो कहता है कि जैक स्पैरो अब सेंट मार्टिन में है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उनका जहाज़ शैतानी त्रिकोण के अंदर एंट्री करता है। वहाँ पर पहुँचने से उन्हें पता चलता है कि वहाँ की ज़मीन काफ़ी पथरीली है और उसी पथरीली ज़मीन से टकराकर उनके जहाज़ के नीचे की सतह टूट जाती है और पूरे जहाज़ पर अफरा तफरी मच जाती है। साथ ही हम देखते हैं कि उन्हें सामने की तरफ एक खंडर जहाज़ दिखता है जो उन्हीं की तरफ आ रहा होता है। थोड़ी देर में हम देखते हैं कि उस खंडर जहाज़ में से कुछ भूतिया प्रेत निकल कर आते हैं और उन जहाज़ियों पर हमला कर देते हैं। तभी वहाँ पर उनका एक सरदार आता है जिसका नाम होता है सालाज़ार। सालाज़ार उस मोरेक जहाज़ के सभी नाविकों, सभी सैनिकों को मार देता है और पहुंचता है सीधा नीचे कारागार में। तब वहां पर उसे हेनरी टर्नर मिलता है। सालाज़ार हेनरी से कहता है कि मुझे जैक स्पैरो की तलाश है, अगर तुम उसे मेरे लिए ढूंढ पाओगे तो मैं तुम्हें यहाँ से ज़िंदा जाने दूंगा। तो हेनरी पूछता है कि आखिर तुम उसकी तलाश क्यों है। तो सालाज़ार कहता है कि उसके पास में है वो दिशा यंत्र। जैक स्पैरो का दिशा यंत्र है हमारी मुक्ति का मूल मंत्र। अगले सीन में हम देखते हैं कि हेनरी टर्नर सेंट मार्टिन पहुंचता है। सेंट मार्टिन पहुंचकर उसे पता चलता है कि वहां पर एक लड़की है जिसका नाम है करीना स्मिथ। उसे कुछ सैनिकों ने अपने जेल में बंदी बनाकर रखा होता है। साथ ही जेल के सभी सैनिक कहते हैं कि करीना स्मिथ, जो कि एक जादूगरनी, एक डैन है, उसे आज के दिन फांसी दी जाएगी। तभी करीना कहती है कि मैं कोई जादूगरनी या मैं कोई डैन नहीं हूँ, मैं हूँ एक विज्ञान की छात्र। मेरे पास अपने पिता की अनजान डायरी और अपनी पहचान की तलाश के अलावा और कुछ भी नहीं है। तभी वो वहाँ से जेल का ताला तोड़ती है और वहाँ से भाग जाती है। तभी हम देखते हैं कि सेंट मार्टिन की एक शानदार बैंक का उद्घाटन होता है। उस बैंक के बारे में वहाँ के लोग ये बताते हैं कि यहाँ की एक तिजोरी जो कि काफ़ी मजबूत है, ना ही इसे चुराया जा सकता है और ना ही इसे तोड़ा जा सकता है। तभी हम देखते हैं कि उस तिजोरी के खोले जाने पर हमें वहाँ पर जैक स्पैरो मिलता है। जैक स्पैरो उस तिजोरी को वहाँ से चुराने के लिए आया होता है। तभी हम देखते हैं कि जैक स्पैरो के साथी, जो कि उस बैंक के पीछे घोड़ों के साथ में उस तिजोरी पर रस्सी बांधे खड़े थे, वहाँ से अपने घोड़ों को भगाना चालू करते हैं। नॉर्मली वहाँ से उन्हें तिजोरी निकालनी होती है, लेकिन तिजोरी उस बैंक में इस तरीके से फिट होती कि वो तिजोरी तो वहाँ से नहीं निकलती, लेकिन पूरा का पूरा बैंक वहाँ से सरकना चालू कर देता है। पूरा बैंक सरक कर पूरे सेंट मार्टिन के अंदर इधर से उधर घूमता फिरता रहता है। तभी हम देखते हैं कि जैक स्पैरो की मुलाकात उस लड़की करीना स्मिथ से होती है। करीना स्मिथ कहती है कि तुम भी मुझे अपने साथ ले लो, मुझे एक जहाज़ की ज़रूरत है और कुछ नाविकों की ज़रूरत है, मुझे परम शक्ति का त्रिशूल ढूंढना है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जैक स्पैरो उस तिजोरी को चुराकर अपने सभी साथियों में उसका माल बांटने के लिए वहाँ पर पहुँचता है, लेकिन जैसे ही वो तिजोरी खोलता है तो वो तिजोरी उसे खाली मिलती है। सभी इस बात पर काफ़ी हैरान होते हैं और जैक स्पैरो के सभी साथी कहते हैं कि आज से हम तुम्हारे साथ काम नहीं करेंगे।
क्योंकि ना तो अब तुम्हारे पास जहाज़ है और ना ही अब तुम्हारे अंदर दम। तभी जैक स्पैरो अपनी जेब से वो बोतल निकालता है जिसके अंदर उसका पुराना जहाज़ ब्लैक पल होता है। ब्लैक पल को देखकर जैक स्पैरो काफ़ी परेशान होता है। उस परेशानी के चलते जैक स्पैरो ये निर्णय करता है कि अब उसे उसके दोस्तों की कोई ज़रूरत नहीं है, वो यहीं सेंट मार्टिन में रहेगा और यहीं पर अपने जीवन का गुजारा करेगा। वो चलते चलते एक बियर बार के अंदर पहुंचता है। वो काफ़ी कीचड़ में सना हुआ होता है और जाकर बियर बार में देखता है तो उसके नाम के पर्चे पड़े होते हैं उस सेंट मार्टिन शहर में, जो कि जैक स्पैरो को ढूंढने और उसे जान से मारने के लिए काफ़ी थे। जैक स्पैरो वहाँ पर पहुँचता है और बारटेंडर को कहता है कि मुझे दारू पीनी है। वो पूछता है कि क्या तुम्हारे पास पैसे हैं? तो जैक स्पैरो कहता है कि मेरे पास पैसे तो नहीं हैं, लेकिन मेरे पास ये दिशा यंत्र है, तुम इसे लेकर मुझे एक पूरी बोतल दारू दे दो। जैसे ही जैक स्पैरो दारू के बदले अपना कंपास देता है, तभी हम देखते हैं कि एक तरीके से जैक स्पैरो ने अपने दिशा यंत्र के साथ में दगाबाजी करी होती है। इसी दगाबाजी के चलते वहाँ दूसरी तरफ सालाज़ार अपनी शैतानी त्रिकोण से आज़ाद हो जाता है और वहाँ से अपना आतंक मचाना शुरू करता है। वहाँ से निकलते ही वो 2-3 जहाज़ों को तबाह कर देता है और वो 2-3 जहाज़ होते हैं हेक्टर बारबोसा के। अगले सीन में हम देखते हैं पुलिस पकड़कर जैक स्पैरो और करीना स्मिथ को जेल में डाल देती है। जेल से बचाने के लिए वहाँ पर हेनरिक आता है और हेनरिक उन दोनों को बचाने की कोशिश करता है। हेनरिक उन दोनों को बचाने के लिए जैक स्पैरो के पुराने साथियों का सहारा लेता है। वो सभी मिलकर जैक स्पैरो और करीना को बचा लेते हैं। उन्हें बचाने के बाद वो एक टूटे फूटे जहाज़ की तरफ जाते हैं और कहते हैं कि अब यही एक जहाज़ है जो हमें परम शक्ति त्रिशूल तक पहुंचाएगा। वहां से सभी अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हेक्टर बारबोसा के साथी हेक्टर के पास में आते हैं और उसे बताते हैं कि अभी तक हमारे 3 जहाज़ नष्ट कर दिए गए हैं किसी सालाज़ार के द्वारा। सालाज़ार एक प्रेत आत्मा है जिसके पास में एक प्रेत जहाज़ भी है जो कि काफ़ी तेज़ चलता है और वो एक एक करके हमारे सभी जहाज़ों पर अपना कब्ज़ा जमा रहा है। साथ ही उन सभी को मार रहा है और वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक आदमी को ज़िंदा छोड़ रहा है ताकि वो ज़िंदा बचकर अपना किस्सा बाकी लोगों तक पहुँचा सके। इसलिए हेक्टर बारबोसा गुस्से में आकर अपने एक जहाज़ में उस सालाज़ार की तलाश में निकलता है। लेकिन सालाज़ार क्योंकि एक प्रेत होता है इसलिए वो सबसे पहले जाकर एक जादूगरनी जिसका नाम होता है शांसा, उससे जाकर मदद मांगता है। जैसे ही वो शांसा के पास में मदद मांगने के लिए जाता है तो शांसा कहती है कि वो एक प्रेत है और उस प्रेत को ढूंढने के लिए तुम्हें इस कंपास की मदद पड़ेगी। वो कंपास जो कि जैक स्पैरो ने उस शराब के बदले एक बारटेंडर को बेचा था, बारटेंडर ने वो कंपास उस जादूगरनी को बेच दिया। जादूगरनी उस कंपास को हेक्टर बारबोसा को देती है और कहती है कि अगर तुम अपने जहाज़ और अपनी जान बचाना चाहते हो तो इस कंपास की मदद से तुम सालाज़ार तक पहुंचो और उसे ये कंपास दे दो ताकि वो तुम्हें जान से बख्श दे और तुम्हारे सभी जहाज़ों को भी वहाँ से छोड़ दे। वहाँ से हेक्टर बारबोसा उस सालाज़ार को ढूंढने के लिए निकलता है अपने कंपास की मदद से। थोड़ी देर में हम देखते हैं कि सालाज़ार भी हेक्टर बारबोसा को ढूंढ लेता है और उसके जहाज़ को तबाह करने ही वाला होता है। तभी हेक्टर बारबोसा कहता है कि उसके पास में जैक स्पैरो का वो कंपास है। लेकिन तभी सालाज़ार कहता है कि मुझे उस कंपास में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे जान से मारना है, तो वो है जैक स्पैरो। अगर तुम जैक स्पैरो तक मुझको पहुँचा सकते हो तो मैं तुम्हें और तुम्हारे जहाज़ियों को छोड़ दूंगा। तो हेक्टर बारबोसा कहता है कि आप मुझे एक दिन दीजिए और ये कंपास हमें जैक स्पैरो तक पहुँचाएगा। उसी रात को हम देखते हैं कि जैक स्पैरो, करीना स्मिथ और साथ ही हेनरी टर्नर वो सभी एक जहाज़ पर होते हैं ताकि वो परम शक्ति त्रिशूल तक पहुंच सके। वहाँ पर हमें पता चलता है कि करीना स्मिथ के पास में एक डायरी होती है जिसके ऊपर एक माणिक छपा होता है। वो माणिक 3 सितारों की ओर इशारा करता है। उस माणिक के थ्रू करीना को ये पता चलता है कि वो त्रिशूल एक टापू पर स्थित है, इसलिए हमें उस टापू तक जाना पड़ेगा। तभी हम देखते हैं कि सुबह होती है और वहाँ से हेक्टर बारबोसा जैक स्पैरो के ब्लैक पल जहाज़ को ढूंढ लेता है। वो सभी उसके पीछे तेज़ी से बढ़ने लगते हैं। तभी जहाज़ के सभी नाविक कहते हैं कि जैक स्पैरो के पीछे वो सालाज़ार और उसकी सभी प्रेत आत्माओं की टीम पड़ी है, तो क्यों ना तुम यहाँ से चले जाओ। तब एक छोटी सी नाव के अंदर जैक स्पैरो, हेनरी स्मिथ और साथ में करीना वहाँ से निकलकर आगे बढ़ने लगते हैं। लेकिन तभी सालाज़ार अपनी कुछ शैतानी मछलियों को पानी में छोड़ देता है ताकि वो मछलियाँ उस नाव को तबाह कर सके और जैक स्पैरो को जान से मार सके। जैक स्पैरो वहाँ से चालाकी से निकलने में कामयाब होने ही वाला होता है, लेकिन तभी वो पूरी टीम पानी में उतरकर भागते भागते जैक स्पैरो के पीछे उसे मारने के लिए पहुँचती है। लेकिन जब तक वो मारने के लिए जैक स्पैरो के पीछे पहुंचती है वो तीनों एक छोटे से टापू पर पहुंच चुके होते हैं।
क्योंकि वो प्रेत आत्मा ज़मीन पर पैर नहीं रख सकती, इस वजह से वो टापू पर उन तीनों का पीछा नहीं कर सकते थे। टापू पर पहुंचने के बाद उस टापू के कबीले के लोग उन तीनों को वहां से पकड़ लेते हैं और बंदी बना लेते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सालाज़ार वापस से अपने जहाज़ पर पहुंचता है और हेक्टर बारबोसा को बीती हुई बातें बताता है। वो हेक्टर बारबोसा को बताता है कि वो पहले एक ब्रिटिश सैनिक था जिसे काम दिया गया था समुद्र के सभी लुटेरों को मारने का। वो इस काम में कामयाब भी होने ही वाला था। तभी उसकी नज़र ब्लैक पर्ल जहाज़ पर पड़ी। ब्लैक पर्ल जहाज़ का कप्तान उस टाइम मॉर्गन था, जिसे वो अपनी तोप से वहीं उड़ा देते हैं। जब मॉर्गन मरने वाला होता है तो वो जैक स्पैरो को अपना कंपस देता है और उसे कहता है कि आज से तुम इस जहाज़ के कप्तान हो और ये कंपस आज से तुम्हारी जागीर है। ये कंपस हमेशा तुम्हारी इच्छाओं को तुम्हें बताएगा। इस कंपस का सही इस्तेमाल करना और इससे कभी दगा मत करना। जैसे ही जैक स्पैरो उस कंपस को उठाता है तो कंपस में उसे शैतानी त्रिकोण का रास्ता दिखाई देता है। तो वो समझ जाता है कि यहाँ से बचने का सिर्फ वही एक रास्ता है और वो चिल्लाकर सालाज़ार को धमकी देता है कि सालाज़ार, अगर तुम मुझसे बचना चाहते हो तो मेरे पीछे मत आना और मैं तुम्हें तुम्हारी जान बख्श दूंगा। लेकिन सालाज़ार को ये सुनकर काफ़ी गुस्सा आता है और वो जैक स्पैरो के पीछे उसे मारने के लिए पहुंचता है। लेकिन जैक स्पैरो काफ़ी चालाक होता है। शैतानी त्रिकोण में पहुंचने से पहले वो लंगर नीचे गिरा देता है और अपने जहाज़ का रुख मोड़ लेता है। इसी वजह से जैक स्पैरो तो वहाँ से बच जाता है, लेकिन सालाज़ार का जहाज़ उस शैतानी त्रिकोण में अंदर एंटर हो जाता है। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि शैतानी त्रिकोण की ज़मीनी तल काफ़ी छोटे हैं, मतलब वहाँ की जो पहाड़ी है उस पर टकरा कर सालाज़ार का जहाज़ नष्ट हो जाता है। क्योंकि उस टाइम सालाज़ार और उसकी टीम में काफ़ी गुस्सा था, इसलिए जब वो मर रहे थे तो उनके मन में भी गुस्सा था और उसी गुस्से की वजह से वो एक शैतानी आत्मा में तब्दील हो जाते हैं और उस शैतानी त्रिकोण के अंदर ही फंसे रह जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सालाज़ार हेक्टर बारबोसा को कहता है कि मैं तुम्हें मार दूंगा, अगर तुम अपनी जान को बचाना चाहते हो तो वापस से उस टापू पर जाओ और मेरे लिए जैक स्पैरो को पकड़ कर लेकर आओ ताकि मैं उसे मार दूं और मेरा बदलाव पूरा हो सके। हेक्टर बारबोसा उसकी बात सुनकर उस टापू पर जाता है जैक स्पैरो को पकड़ने के लिए, लेकिन हेक्टर बारबोसा के मन में एक शैतान था। वो एक चाल चल रहा था। वो जैक स्पैरो को पकड़कर उसे कहता है कि मुझे तुम्हें मारने के लिए सालाज़ार ने भेजा है, मगर मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे उस परम शक्ति के त्रिशूल तक पहुँचाओ जिससे मैं काफ़ी अमीर और काफ़ी ताकतवर बन जाऊँ। इस वजह से हेक्टर बारबोसा जैक स्पैरो के साथ मिल जाता है, लेकिन जैक स्पैरो कहता है कि उनका शिप हमसे काफ़ी ज़्यादा तेज़ और काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली है। इस छोटे से जहाज़ के साथ में हम सालाज़ार से नहीं बच सकते। तभी वहाँ पर हेक्टर बारबोसा जैक स्पैरो की जेब से उसका ब्लैक पर्ल जहाज़ जो कि बोतल में होता है उसे निकालता है और उस जादुई कोट्स की तलवार से उस बोतल को तोड़ देता है। तभी हम देखते हैं कि वो बोतल का जहाज़ थोड़ा बड़ा होने लगता है। जैक स्पैरो उस जहाज़ को उठाकर पानी में डाल देता है। पानी में डालते ही वो जहाज़ एकदम बड़ा हो जाता है और ब्लैक पर्ल फिर से ज़िंदा हो जाता है। क्योंकि ब्लैक पर्ल समुद्र का सबसे तेज़ जहाज़ होता है, इसलिए जैक स्पैरो, हेक्टर बारबोसा और उनकी सभी टीम उस जहाज़ पर निकलते हैं परम शक्ति त्रिशूल की खोज में। परम शक्ति त्रिशूल की खोज में वहाँ पर वो रात को उन 3 तारों को देखते हैं जिसका जिक्र हेक्टर बारबोसा की उस किताब में था। उस किताब के ज़रिए वो उस टापू तक पहुँचते हैं। टापू पर पहुंचने के बाद उन्हें दिखता है कि वो टापू पूरी तरीके से हीरो से भरा पड़ा है। वहाँ पर काफ़ी सारे हीरे हैं। तभी वहाँ पर करीना स्मिथ की नज़र उन 4 सितारों पर पड़ती है, उन 4 रूबीज़ पर पड़ती है। तभी उसे मालूम चलता है कि ये 4 में से 3 तो चमक रहे हैं लेकिन एक रूबी नहीं चमक रहा। तभी हेक्टर बारबोसा आकर उसे कहता है कि वो माणिक जो उस किताब पर था उस चौथे माणिक का एक टूटा हुआ टुकड़ा है, अगर तुम इसे इस पर लगा दोगी तो ये रास्ता खुल जाएगा। वो उस माणिक को उस चौथे माणिक पर चिपका देती है। तभी हम देखते हैं कि उन चारों की रोशनी से एक त्रिशूल बनता है और वो त्रिशूल आगे जाकर समुद्र को विभाजित करता है। समुद्र के विभाजन होने से समुद्र 2 भागों में बंट जाता है और वहाँ एक रास्ता बन जाता है। वो रास्ता होता है परम शक्ति के त्रिशूल की ओर जाने का। सभी उस त्रिशूल को पाने के लिए उस पानी में जाते हैं और उससे पाने के लिए आगे बढ़ते रहते हैं। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर सालाज़ार की टीम भी नीचे उतर जाती है और उन पर हमला करने लगती है। दोनों ही टीम्स में काफ़ी लड़ाई झगड़ा होता है। उसी बीच हम देखते हैं कि सालाज़ार के हाथ वो परम शक्ति का त्रिशूल लग जाता है। वो उसे जैक स्पैरो को मारने ही वाला होता है। तभी जैक स्पैरो कहता है कि इस त्रिशूल को तोड़ दो। तभी वहाँ पर हेनरी आता है और अपनी तलवार से वो परम शक्ति का त्रिशूल तोड़ देता है। उस त्रिशूल के टूटने से समुद्र में जितने भी श्राप थे वो सभी खत्म हो जाते हैं
क्योंकि अब श्राप खत्म हुए हैं, तो इसी वजह से सालाज़ार और उसकी टीम भी अब वापस से इंसानी रूप में आ जाती है। क्योंकि अब इंसान पानी में सांस नहीं ले सकते थे, इसलिए उसकी टीम पानी में से निकलकर उस विभाजन के बीच में आती है। उसी वक्त हम देखते हैं कि ऊपर से ब्लैक पर्ल जहाज़ आता है और ब्लैक पर्ल जहाज़ में हेक्टर बारबोसा एंट्री लेता है और हेक्टर बारबोसा उन सभी को बचाने के लिए लंगर पर आता है और उन सभी को बचाने की ट्राई करता है। गाइस, मैं यहाँ पर आप सभी से एक बात ज़रूर कहना चाहता हूँ। हेक्टर बारबोसा और हैरी पॉटर के डम्बलडोर, ये दोनों एक ही एक्टर हैं। और जिस तरीके से हैरी पॉटर के 6 पार्ट के अंदर डम्बलडोर ने अपनी छड़ी का जादू घुमाकर हैरी पॉटर को बचाया था, और उसी तरीके से हेक्टर बारबोसा के रूप में यहाँ पर पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन की टीम को वापस से हेक्टर ने बचाया है। ये सीन इस मूवी का सबसे क्लासिक सीन था। हेक्टर बारबोसा जैक स्पैरो, करीना स्मिथ और साथी हेनरिक को बचाने के चक्कर में वहाँ से नीचे गिर जाता है और वहीं उसकी मौत हो जाती है। तीनों वहाँ से बचकर वापस से ब्लैक पर्ल जहाज़ पर आ जाते हैं, लेकिन उन्हें हेक्टर के मरने का काफ़ी दुख होता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हेनरी, जो कि अब उस श्राप को नष्ट कर चुका होता है, तो उसके पिता विलियम टर्नर वापस से उस फ्लाइंग डचमैन जहाज़ से अपनी दुनिया में वापस आ जाते हैं और वो मिलते हैं अपनी पत्नी से, जिसका नाम होता है एलिजाबेथ स्वान। दोनों मिलकर काफ़ी खुश होते हैं और हम देखते हैं एक हैप्पी एंडिंग। जैक स्पैरो को अपना पुराना जहाज़ ब्लैक पर्ल वापस से मिल चुका होता है और ये कहानी यहीं ख़त्म होती है। गाइस, आपको ये मूवी और ये कहानी कैसी लगी, प्लीज़ मुझे लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं। यहाँ से अगले पार्ट्स के लिए मैं ट्वाइलाइट मूवी को चूज़ करने वाला हूँ और मैं चाहता हूँ कि जिस तरीके से आपने इन मूवीज़ के ऊपर मुझे अपना सपोर्ट दिया है, आप सभी मुझे उस मूवी पर भी उतना ही सपोर्ट करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।